हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 2023 के लिए मॉडल पेपर, जो कक्षा 10 के लिए है। देखिए, मॉडल पेपर का उद्देश्य इसका केवल यही है कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पर समय यहाँ पर लिखा हुआ है। समय है 3 घंटे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। समय 3 घंटे है और ये 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। और 70 मार्क्स का पेपर होने के बाद ये आपको लेकर चलता है। देखिए, इसमें लिखे हुए है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और प्रश्न सेकंड नोट लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र 2 खंडों ए एवं ब में विभाजित है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको ये बताया था कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको बताया था कि प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित होगा। तीसरा नोट है यहाँ पर, जो खंड ए है, देखिए जो तीसरा है वो है कि जो खंड ए है उसको क्या है, खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो खंड ए है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनके अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो देखिए, बढ़ते आपके जो खंड ए है उसका पहला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न आपका यह है, हिंदी का उपन्यास प्रथम उपन्यास क्या है। हिंदी का आपको पता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी, आपको पता है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ये आपके जो गद और पद के पहले जो 200 से 300 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपके आते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन। और क्वेश्चन 3 है, निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है। आपको पता है सरस्वती हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी हुई एक पत्रिका है। और तो कौन सा युग आ जाएगा, वो द्विवेदी युग आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख है आपका जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका है उसको किसने प्रतिपादित किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका मतलब कौन से युग में आ जाएंगे में, द्विवेदी युग में। फोर्थ है आपका एकांकी। एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी का जो सम्राट है, जो आपके नाटक है, जो आपके एकांकी है, उनका जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है। आपको पता है राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा रहता है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। आपको पता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये भी उसके पद पर रह चुके हैं। जो नागरिक प्रचारिणी सभा है उसके पद पर रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं पूछा कि कौन अध्यक्ष रहा है, यहाँ पर पूछा गया है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। तो नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब पता होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। जो नेक्स्ट है आपका आनंद। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आपको पता है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेम घन भी बोला जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। जो आपका फर्स्ट ही आपका ये पार्ट है, फर्स्ट ही आपका लेसन है हिंदी के बुक से। फर्स्ट लेसन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। तो उसमें ही क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी है। क्वेश्चन 8वां है, निम्न में से कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, आपको पता है गोदान के लेखक प्रेमचंद है। तो आप यह सही कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। आपको पता है गोदान गबन के, जो गोदान और गबन इन्होंने 2 लेख है इनके, तो इनके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 9 देखिए, आपको एक प्रकार से रस पूछा गया कि कौन सा रस है, इसमें अलग ही पता लग रहा है। देखिए, शोक विकल सब रोवे ही रानी, रूप शशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है। देखिए, आपको पता है इसमें तो पहले ही आपको दिया हुआ है शोक। शोक का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, स्थायी भाव होता है इसका करुण रस। किसका है ये, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। तो आपका ऑप्शन क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा।
अब आपसे पूछा गया है छंद। जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक करीवर बदन, आपको पता है ये कौन सा छंद है? आपको ये कमेंट में लिखना है कौन सा छंद है। देखिए आपकी कितनी तैयारी चलती है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको कमेंट करना है सभी को कि ये कौन सा छंद है जो सुमिरत सिद्ध हुई। आपको पता है इसमें 24 मात्राएं है और आपको ये भी पता होगी 24 मात्राएं किस में होती है। आप चाहे तो इन्हें गिन सकते हैं 24 मात्राओं को। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर की हुई है, इन्हें आप गिन सकते हैं। जो इस प्रकार से होता है ये डबल मात्रा होती है, और जो ये सिंगल लाइन होती है इसमें एक मात्रा गिनती है। तो यहाँ पर ये कितनी मात्रा है यदि यहाँ पर ले हम, तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। तो इसी प्रकार आप भी इन्हें गिन लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 24 मात्राएं हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? देखिए आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं उस प्रभु की वंदना करना चाहता हूँ जिसके चरण कमल के समान है। तो इसमें क्या है? इसमें रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार वहां होता है जहां पर किसी की उपमा की जाती है किसी से। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कि इसका मुख तो चंद्रमा के समान है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। वहां पर क्या कर रहे हैं हम? उपमा कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं। लेकिन रूपक में क्या हो जाएगा कि कमलों के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर जो चरण है वे कमल है जो वो चरणों के समान बताए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर समास विग्रह पूछा गया है। आपको पता है समास विग्रह और संधि विच्छेद, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब है जो शब्द होते हैं उनका अलग करना या उन्हें बांटना। और समास विग्रह का मतलब क्या होता है? जो शब्द होता है उन्हें बांटना। और संधि का मतलब होता है अक्षर को बांटना, अक्षर को अलग करना। तो यहाँ पर देखिए शब्द अलग अलग दिया है। तिरफला, तिर का मतलब 3 और फल का मतलब फल, अर्थात जो 3 फलों का समूह है उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? तिरफला। जैसे राजपूत, राजपूत को क्या कहेंगे? राजा का पुत्र, राजपूत, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या है? समास विग्रह। इस प्रकार से समास विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कपड़ा का तत्सम है। आपको पता है, आपको मैंने लिखवाया था और इस पे भी मैंने निशान लगवाया था। आपके मैंने 20-25 ऐसे ही पॉइंट पे निशान लगवाया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा का जो तत्सम शब्द होता है वो करपट होता है। इसी प्रकार अग्नि का पर्यायवाची आपको पता है अनल, पावक, हुतासन, आग, अग्नि, ये सभी क्या है? ये अग्नि के पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पेड़, तरु, द्रुम आदि वृक्ष। देखिए पेड़, तरु, द्रुम, वृक्ष, ये सभी क्या है? ये सभी पर्यायवाची शब्द है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सभी पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मध्वरी में कौन सी संधि है? आपको पता है यण संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसके अंत में दिखाई दे रहे होंगे विसर्ग। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तथएव, तथएव में कौन सी संधि है? इसको किस प्रकार करेंगे? संधि वगैरह किस प्रकार से करेंगे? तथा धन एव, तथेव क्या बन जाएगा? वो तथा धन एव, तथेव बन जाएगा। फलेशु किस व्यक्ति का वचन रूप है? आपको पता है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। इस प्रकार से जैसा फल, फलामी, फलाम है, ये आपको इस प्रकार से याद करने होंगे। तो ये आपको पता लग जाएगी कि ये सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जैसे पठती, पठत, पठंती, पठती, पठामी, पठामे, पठाऊं, ये आपको सभी याद करने होंगे। सभी लोट लकार जिस प्रकार से भी आए हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के रूप में, त्रिवचन के रूप में, सभी आपको याद करने होंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखिए जिस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 19, पठतु किस लकार का रूप है? आपको पता है लोट लकार है। द्रक्ष्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? आपको पता है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है आपको। देखिए आपका जो खंड ए था, देखिए वो 20 मार्क्स का था और वो आपका खंड ए समाप्त हो चुका है। खंड ए ये आपका था, ये 20 मार्क्स का था, ये आपका समाप्त हो चुका है। इसमें हमने बताया था कि खंड ए में क्या है? खंड ए में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न है, वे आपके समाप्त हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब क्या है? खंड ब में सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। ये खंड ब। देखिए खंड ब में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित होगा, जो आपके हिंदी के फर्स्ट भाग में दिए हुए हैं गद, क्योंकि आपके हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, गद और पद के रूप में। तो इसी प्रकार गद्यांश आएगा जो आपका, यह आपका गद से आएगा। और इस प्रकार आपको ये देख करके लिखना है कि
जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं के आधार पर आपको इनका उत्तर देना है। और ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी एक पैराग्राफ से। जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिए गए हैं। ये केवल एक पैराग्राफ है और ये प्रत्येक, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर का है। इसी प्रकार ये पैराग्राफ पूरा 6 नंबर का हो जाएगा। देखिए मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य। आप इसी से समझ जाएंगे कि ये कौन से पाठ से ले गया है। आपको पता है इसमें मित्र आया हुआ है, और यदि आपके याद हो तो हमने यह मित्रता पाठ कल ही पढ़ाया है। हमने यह मित्रता पाठ कल ही पढ़ाया है। और मित्रता आपको बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो आपका फर्स्ट लेसन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता नामक पाठ, और ये आपके फर्स्ट पार्ट से ही लिया गया है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पूरा पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस प्रकार से आपका यह संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपको गद्यांश में रेखांकित अंश दिया हुआ है यहाँ पर, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे यदि यह दिया हुआ है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमें अधिक आत्मबल हो। इस प्रकार से आप जो भी कुछ समझ सकते हैं इसके बारे में अच्छी तरह, अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग आंसर यह हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो तीसरा है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। यह आपको इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। आपको सबसे फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। तो आप इसे पढ़कर अच्छी तरह से आंसर दे दी जाएंगे, और आपके जो 6 मार्क्स है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार आपको यदि इस पहले पैराग्राफ के बारे में नहीं पता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा आप ये या जो पहला आपको बताया गया है मित्रता का, वो कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी तरह याद है, जिसका भी आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं, आप वो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी 6 नंबर का है। ये आपके पदांश से आएगा, एक गद्य से आएगा, एक पद से आएगा। तो ये आपका पद से है, पद में भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार आपका है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। आपको अच्छी तरह यदि हिंदी पढ़ी होगी तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ये कौन सा पाठ है, स्वदेश प्रेम। अपने देश के बारे में अपना प्रेम, अपने देश के प्रति हमारा क्या प्रेम है, ये आपका लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है पंडित रामनरेश त्रिपाठी का। किसका लिखा हुआ है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी का। और मैंने ये अच्छी तरह से आपको कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। आपको आशा करता हूँ आपके अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का ये लिखा हुआ है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो आपके अच्छी तरह समझेगा होगा। आप इसी प्रकार उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे संदर्भ में, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से ली गई है, और इसके पाठ जो है, पाठ स्वदेश प्रेम तथा इसके रचयिता पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी है। इस प्रकार से आपका संदर्भ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपके 2 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कवि मृत्यु का स्वागत किस प्रकार करने को कह रहा है। किस प्रकार कह रहा है, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि मैं आपको अच्छी तरह ये बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि 14 मिनट की यह वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, और मैं इसके लिए दूसरी अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके सभी कंप्लीट कराए जाएंगे, गद्य भी और पद भी आपके अच्छी तरह कंप्लीट कराए जाएंगे। ये तो मैं केवल आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। मैं आपके अच्छी तरह गद्य भी और पद भी अच्छी तरह से आपके लेसन वाइज कंप्लीट करा दूंगा। ये केवल मॉडल पेपर है, तो इसी से आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि हमारी तो कुछ भी अभी तैयारी नहीं हुई है। आपकी तैयारी अच्छी तरह करवाने का हमारी जिम्मेदारी है, और हम आशा करते हैं कि आप भी अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन से द्वारा यह पता चल जाए कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए इस प्रकार से जैसे गद्य में भी दो प्रकार के दिए गए थे कि कोई दो पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आप कर सकते हैं, इसी प्रकार पद में भी आपको दो पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक पर भी आपको करना होता है। जैसा सुनी सुंदर बेन सुधारस, साने सियानी है जानकी भाली। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो है ये उस पाठ से लिया गया है। तिरछी करी नैन, जब क्या है वन पथ पर क्या है, जब एक तो आपका था धनुष भंग, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया था तो उनका सीता का विवाह श्री राम जी से हो गया था। उसके बाद जब इन्हें वनवास दिया गया था तब सीता जी और लक्ष्मण जी और राम जी जब वनवास के लिए चल दिए थे तब उसकी है कविता है और यह मैंने आपको पढ़ा दी है। उसकी ये पंक्तियां कुछ दी गई है आपको, अच्छा जो तुलसीदास जी है गोस्वामी तुलसीदास जी है उसके द्वारा दी गई है। मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया गया है, बल्कि यह आपको मैंने 2 बार इसका रिवीजन भी करा दिया है। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको उपयुक्त जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से ली गई है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। ग्राम बंधुओं ने सीता जी से क्या पूछा, ग्राम बंधु जो महिलाएं थी जो सीता जी की ओर देख रही थी जब वे जा रहे थे तो उन्होंने सीता जी से क्या पूछा था, आपको ये बताना है आपको। और न थर्ड आपका प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आप अलंकार कैसे पहचानेंगे, अलंकार की वीडियो भी हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का होता है जब कोई शब्द जब कोई अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जब किसी अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति का मतलब जब कोई अक्षर बार बार आता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलसी ते ही, यहाँ पर भी तय तय की बार बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें कई जगह ऐसे ही है जहाँ पर कई शब्द की जो है पुनरावृत्ति या बार बार आया है। जैसे लोचन लाहू, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, और रूपक अलंकार भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको कोई एक संस्कृत में गद्यांश दिया जाएगा जिनमें आपको केवल संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित क्या करना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना, संदर्भ लिखना है और केवल व्याख्या करनी है। संदर्भ लिखना और व्याख्या, प्रसंग प्रसंग इसमें कुछ नहीं होता है। तो आपको ये बता देना है कि वो कौन सी पाठ से लिया गया है और इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट, या तो यदि आपके यह याद नहीं है तो आप यह इसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके ऊपर वाला जो है आपको पता नहीं है ये किस पाठ से है तो आप नीचे लिख सकते हैं। नीचे तो आपको पता लग जाएगा कि यह वाराणसी से, जो आपका वाराणसी पाठ है आपका संस्कृत का फर्स्ट पाठ है उससे लिया गया है, क्योंकि इसमें सबसे फर्स्ट में ही क्या आ गया, वाराणसी लिखा हुआ आपको दिख गया होगा। तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक गद्य से आएगा और एक पद से आएगा। जिस प्रकार हिंदी में आया था ना इसी प्रकार संस्कृत में आएगा, एक गद्य से और एक पद से। ये आपके 4-4 मार्क्स के होंगे। जैसे इस प्रकार आपको दिख रहा है, फर्स्ट आपको दिख रहा है, या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, अथवा में दिया रहता है तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसका संदर्भ और इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए मैंने आपको केवल 3 ही याद करने के लिए दिए थे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, एक जयशंकर प्रसाद, 2 दिए थे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक जयशंकर प्रसाद, और इसमें से किसी आपको कोई भी मिल जाएगा। इसी प्रकार ये तो थी आपकी लेखक की बात। अब चलते हैं कवि की ओर। देखिए ये आपके कवि के बारे में दिया हुआ है कि निम्न में से जो कवि दिए हुए हैं 3, उनमें से किसी एक के बारे में जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के बारे में लिखना होता है। आपको मैं अच्छी तरह से जो आपके जीवन परिचय होते हैं अच्छी तरह से करा दूंगा। ये मेरी आपसे पूरा सहयोग मिलेगा मेरी तरफ से, लेकिन आप भी थोड़ा सहयोग करिए कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए तुलसीदास जी का रामनरेश त्रिपाठी या श्याम नारायण पांडे, इनमें से किसी एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है और इनकी 2 रचनाओं के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका 2 मार्क्स का है। अपनी पाठ्य पुस्तक, जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक याद किया हुआ है उसे लिखना है, लेकिन इसका जो नियम है या इसके लिए आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, वो श्लोक लिखना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 श्लोक दिए हुए हैं, यदि आपके ध्यान हो
ये इस प्रकार से आपको इन्हें छोड़कर कोई भी एक श्लोक लिखना है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने इन्हें ही उठाकर वहां लिख दिया तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बहुत आसान है, कोई भी 1 2 3 श्लोक याद कर लो तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। 26 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको संस्कृत में इनके उत्तर देने होंगे और प्रत्येक जो आपका प्रश्न है वो 2 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार आपको 2 क्वेश्चन करना है तो 4 मार्क्स के आपके नंबर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27। निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। कोई एक, आपको 3 दिए हुए हैं लेकिन 3 में से भी आपको किसी एक के मेल से एक ही शब्द बनाना है और ये 1 मार्क्स का है। जैसे आप इससे भी बना सकते हैं अभी, ये अभी बन गया और अभी के सामने आप क्या लिख दोगे, अभिमान, क्या बन जाएगा, अभिमान। ये आपके 1 नंबर पक्का कर देगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए। प्रत्यय, देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग आता है शब्द से पहले और प्रत्यय आता है शब्द के बाद। तो इसी प्रकार आप जैसा देख रहे हैं किसी एक पर बनाना है, जैसे ये आप इस पर बना सकते हैं महत्व, क्या बन जाएगा, महत्व। ये आपके 1 नंबर पक्का कर देगा क्योंकि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है। आशा कर तो आपकी यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 28। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। कोई 2 वाक्य दिए गए हैं आपको वैसे तो 5 दिए हैं लेकिन इनमें से किन्हीं 2 पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और आपको 4 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। 29 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, या तो आप कंप्यूटर की शिक्षा पर लिख सकते हैं, या पर्यावरण प्रदूषण पर, या विज्ञान अभिशाप या वरदान। विज्ञान अभिशाप या वरदान मैंने आपको कहा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है। तो आप विज्ञान अभिशाप के ऊपर जरूर याद करके जाना, या वैसे तो मैं करा दूंगा आपको। और एक आपका होता है भ्रष्टाचार पर और एक आतंकवाद पर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें से ही कोई एक आपको मिल जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी प्रश्न पर उत्तर दीजिए। ये आपका जो तीसरा है, जो आपका 30 है, इस पर आपको क्वेश्चन देने होंगे। और आपको पता है कि आपने अपने जिला सहारनपुर में केवल जय सुभाष आपको देखिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा जय सुभाष के बारे में, ये आपको आंसर देना है। जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष बोस का चरित्र चित्रण, इसके जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें तो आप जय सुभाष के आधार पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो हमारे नेताजी थे, उनका आपको चरित्र चित्रण देना है। अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के पंचम षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। देखिए उनके 7 सर्ग हैं, जो जय सुभाष खंडकाव्य है इसके आपको 7 सर्ग दिए हुए हैं और आपको 7 के 7 याद करने होंगे और इनका चरित्र चित्रण भी। पता नहीं एग्जाम में कौन सा आपको पूछ ले जाए। जैसा आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर पंचम और षष्ठ मतलब 5वां और 6ठा सर्ग आपको अपने शब्दों में पूछा गया, तो आप या तो जय सुभाष के आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, या 5वां और 6ठा सर्ग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आशा कर तो आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और ये हमारा जो था वो आज की यह वीडियो थी, आपको केवल मॉडल पेपर दिखाने की कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।